आप सभी विद्यार्थियों और श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम द्वितीय विश्व युद्ध के विषय में चर्चा कर रहे थे और उसके अंतर्गत किन परिस्थितियों में ब्रिटेन को द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी करनी पड़ी थी, इससे संबंधित 11 बिंदुओं पर प्रथम वीडियो में हमने चर्चा की थी। उससे आगे हम चर्चा करेंगे और कारणों का मूल्यांकन करेंगे कि किन परिस्थितियों से विवश होकर, वशीभूत होकर इंग्लैंड ने द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी की थी। और जैसा कि मैंने पहले भी चर्चा की थी, प्रकारांतर से ये कारण भी हैं द्वितीय विश्व युद्ध के। तो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी अगले कारण के रूप में था, 12वां बिंदु के रूप में। आप सभी को ज्ञात है कि 1929 में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की स्थिति उत्पन्न हुई थी। आर्थिक मंदी की स्थितियों से आप वाकिफ़ होंगे कि मंदी का दौर आता है, ये अमेरिका में शुरू हुआ था और वहाँ से फिर पूरे यूरोप में इसका प्रभाव पड़ा था। वस्तुओं का उत्पादन इसमें बहुत हो जाता है, किंतु उसको खरीदने के लिए राशि लोगों के पास नहीं होती है और इसके कारण कारखाने बंद होने लगते हैं। और कुल मिलाकर समझें तो ये कह सकते हैं कि आर्थिक मंदी की स्थिति में जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं वो ठप पड़ जाती हैं। वस्तुओं का उत्पादन हो चुका होता है लेकिन उसको क्रय करने की शक्ति लोगों के पास नहीं होती। धन को रोक लोग लेते हैं, व्यय नहीं करते और इस तरह से मार्केट पूरा बंद हो जाता है। तो ऐसी आर्थिक मंदी की स्थिति यूरोप में आई थी, पूरे विश्व में यह फैल चुकी थी। तो इस विश्वव्यापी आर्थिक मंदी जो 1929 में हुई थी, उसके कारण भी द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियां निर्मित हुई थी। इसके कारण सभी देशों की अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई थी और इसके कारण सभी देशों ने व्यापारिक संरक्षण की नीति का अनुसरण किया, आर्थिक संरक्षण की नीति का अनुसरण किया, अपने अपने देश के हितों को ध्यान में रखा, अंतर्राष्ट्रीयता जाती रही, आर्थिक राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर अपने राष्ट्र के दृष्टिकोण से समस्याओं का हल निकालने का प्रयास किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, राष्ट्र संघ के आदर्शों को विस्मृत कर दिया गया। परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष की स्थितियां निर्मित हुईं। लोकतांत्रिक सरकारों को इसके लिए जिम्मेदार माना गया, जिसके कारण अधिनायकवादी शक्तियां प्रबल हुईं। निशस्त्रीकरण की भावना को ठेस पहुंची। आर्थिक नीति की असफलता के कारण साम्यवादी विचारधारा का प्रसार हुआ। पूंजीवादी व्यवस्था को इसका दोष दिया गया, वर्तमान लोकतांत्रिक सरकारों को इसका दोष दिया गया, उनका विरोध शुरू हुआ। अधिनायकवादी ताकतें स्थापित होने लगी, जैसा कि जर्मनी और इटली में हुआ। जापान में भी सैन्यवाद का जन्म हुआ। इसके विरोध में पूंजीवादी देशों ने, जिनमें ब्रिटेन प्रमुख था, जर्मनी, इटली और जापान के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनानी प्रारंभ की। अंततः ब्रिटेन को इनके खिलाफ युद्ध करना पड़ा, क्योंकि यह राष्ट्र संतुष्ट नहीं हुए तथा उनकी मांगें बढ़ती ही चली गईं। तो बैकग्राउंड में, पृष्ठभूमि में आर्थिक मंदी ने बड़ी भूमिका निभाई। आर्थिक स्थिति आवश्यक होती है अच्छी होना, और उसकी खराब स्थिति के कारण संघर्ष और असंतोष का वातावरण उत्पन्न होता है। जनता में असंतोष हुआ, लोकतांत्रिक सरकारें गिरने लगीं, अधिनायकवादी ताकतों को जोर मिला और इन्होंने ही अंततः विश्व युद्ध की परिस्थितियां उत्पन्न की। स्वयं ब्रिटेन भी बहुत हद तक इसके लिए जिम्मेदार था कि उसने तुष्टीकरण की नीति अपनाई थी। आगे इस पर चर्चा करेंगे। अगला कारण था यूरोप का परस्पर दो विरोधी गुटों में विभाजित हो जाना। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात यूरोप पुनः दो विरोधी गुटों में बंट चुका था। पेरिस शांति सम्मेलन के पश्चात जिन राष्ट्रों में इस संधि के प्रति असंतोष था, जिनमें जर्मनी, इटली और जापान प्रमुख थे, एवं दूसरे गुट में इस शांति सम्मेलन से या वारसाय या अन्य जो संधियां हुई थी उससे जिन राष्ट्रों को लाभ मिला था, उनमें फ्रांस, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, यूगोस्लाविया, रोमानिया, ब्रिटेन भी इसमें सम्मिलित था, किंतु उसकी सहानुभूति धुरी राष्ट्रों के प्रति भी थी। तो इस तरह से दो वर्ग थे, एक जिन्होंने लाभ लिया था और एक जिनको हानि हुई थी। जर्मनी के प्रति विशेष रूप से इंग्लैंड की सहानुभूति रही थी। किसी भी गुट ने रूस को अपना पक्षधर नहीं माना था। दो गुटों में साम्यवाद के प्रति दोनों गुटों में विरोध की भावना थी, जबकि रूस के राष्ट्रीय हित मित्र राष्ट्रों के पक्ष में थे। यदि इंग्लैंड और मित्र राष्ट्र प्रयास करते तो आसानी से रूस का सहयोग लिया जा सकता था।
इन दो परस्पर विरोधी गुटों में ब्रिटेन मुख्य रूप से मित्र राष्ट्रों के साथ था, किंतु उसकी सहानुभूति धुरी राष्ट्रों के प्रति थी, जिसके कारण उसने उन्हें संतुष्ट करने की नीति का अनुसरण किया, किंतु उनकी उग्र कार्यवाहियों के कारण अंततः ब्रिटेन को युद्ध में सम्मिलित होना पड़ा। जनता के आत्मनिर्णय के अधिकारों की उपेक्षा। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात पेरिस शांति सम्मेलन तथा संधियों से जो निर्णय हुए थे, उनमें आत्मनिर्णय के सिद्धांत को स्वीकृत किया गया था, किंतु इसका पालन नहीं हुआ। ऑस्ट्रिया के निवासी जर्मनी के साथ मिलना चाहते थे, जर्मन मूल के थे, लेकिन जनता के आत्मनिर्णय को स्वीकृति नहीं दी गई, उसे प्रतिबंधित कर दिया गया। चेकोस्लोवाकिया और पोलैंड में भी जर्मन मूल के लोग थे, वे भी इच्छा रखते थे कि उनको जर्मनी में मिलाया जाए, लेकिन वे अल्पसंख्यक बनकर रहने को विवश हुए। इस तरह जनता जो चाहती थी, जर्मन लोगों के साथ विशेषकर सर्वाधिक अत्याचार हुआ था, और हिटलर ने इन अल्पसंख्यकों की मांगों को प्रोत्साहित किया। जब वहाँ आंदोलन चला तो उनको और उसने भड़काया, और इसी बहाने फिर उसने ऑस्ट्रिया पर आक्रमण कर दिया कि जर्मन लोग थे वहाँ पर, फिर चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण कर दिया। जर्मन मूल के लोगों की संख्या जहाँ पर थी, उन क्षेत्रों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया, और अंत में यही कार्यवाही उसने पोलैंड पर भी की, आक्रमण किया, जिसके कारण मजबूर होकर इंग्लैंड को विश्व युद्ध में भाग लेना पड़ा। तो इस तरह से ये कारण भी महत्वपूर्ण था। अगला कारण था ब्रिटेन की तुष्टीकरण की नीति। ये बहुत हद तक परिस्थितियों के निर्माण में और धुरी राष्ट्रों को विशेषकर जर्मनी को प्रोत्साहित करने में इसकी बड़ी भूमिका रही थी। युद्ध का बड़ा उत्तरदायित्व ब्रिटेन के ऊपर था, क्योंकि ब्रिटेन के द्वारा जर्मनी, जापान एवं इटली के प्रति तुष्टीकरण की नीति का अनुसरण किया गया। तुष्टीकरण आप जानते होंगे, इस तरह की नीति अपनाना ताकि वो संतुष्ट हो जाएं। गलत भी उन्होंने किया तो भी उस पर ध्यान न देना, या इस तरह की गतिविधियों को प्रोत्साहित करना। इटली द्वारा अबिसिनिया और अल्बानिया पर अधिकार करने तथा पोलैंड में हस्तक्षेप करने पर ब्रिटेन ने उदारता दिखाते हुए इटली को तुष्ट या संतुष्ट करने का प्रयास किया। उनकी इन गलतियों के लिए उनको सजा देने का इटली को इंग्लैंड ने प्रयास नहीं किया। इसी प्रकार जापान के द्वारा मंचूरिया पर अधिकार करने तथा प्रशांत महासागर के क्षेत्र में अपने प्रभाव की वृद्धि करने पर इंग्लैंड चुप रहा, चुप्पी साधे रखी, उसका विरोध नहीं किया। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया पर, फिर मेमल पर, फिर चेकोस्लोवाकिया पर जब जब अधिकार किया, हर बार ब्रिटेन ने उदारता की नीति का अनुसरण किया। जर्मनी को प्रतिबंधित करने का, उसके खिलाफ विरोध करने का या युद्ध की धमकी तक देने का कोई प्रयास उसके द्वारा नहीं किया गया। अंततः जब पोलैंड तक वह बढ़ चला, और पोलैंड के लिए क्योंकि फ्रांस और इंग्लैंड ने उसकी सुरक्षा की गारंटी दी हुई थी, इस कारण मजबूर होकर इंग्लैंड को युद्ध में शामिल होना पड़ा। ब्रिटेन जर्मनी के साथ वार्ताएं करता रहा, किंतु कोई भी कड़ी कार्यवाही उसके द्वारा न तो स्वयं की गई और न ही फ्रांस या अन्य देशों को करने दी गई। ब्रिटेन की इसी नीति के कारण जापान, इटली एवं जर्मनी को यह विश्वास हो गया कि ब्रिटेन को युद्ध कर ही नहीं सकता या कार्यवाही वह नहीं करेगा, तथा इससे उनके साहस में लगातार वृद्धि हुई। उनकी आक्रामक गतिविधियां निरंतर बढ़ती गईं, उनकी मांगें लगातार बढ़ती गईं, और अंततः मांग इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मजबूर होकर इंग्लैंड को युद्ध में भाग लेना पड़ा। तो इस तरह से जो इसकी तुष्टीकरण की नीति रही थी, उनकी गलतियों पर उनका प्रतिरोध नहीं किया गया, जबकि ब्रिटेन अगर चाहता तो ऐसा कर सकता था। फ्रांस, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका को मिलाकर अगर स्वयं में साहस नहीं था तो भी किया जा सकता था, किंतु उसने ऐसा प्रयास नहीं किया। ब्रिटेन द्वारा युद्ध से बचने की नीति। प्रथम विश्व युद्ध की विभीषिका को ध्यान में रखते हुए इंग्लैंड के राजनीतिज्ञ लगातार युद्ध से बचाव की नीति का अनुसरण करते रहे, किंतु वह यह नहीं समझ पाए कि कई अवसरों पर बड़े युद्धों से बचने के लिए छोटे युद्ध आवश्यक होते हैं, करने जरूरी होते हैं। परंतु लगातार युद्धों से बचने की कोशिश ब्रिटेन करता रहा। जर्मनी, इटली एवं जापान यह भली भांति समझ चुके थे कि इंग्लैंड युद्ध नहीं करेगा। इसी आधार पर उनकी आक्रामक गतिविधियां लगातार बढ़ती गईं। हिटलर ने रूस तथा पोलैंड से अनाक्रमण संधि की थी, यह उसकी कूटनीतिक चाल थी। इंग्लैंड इसके झांसे में रहा, भुलावे में रहा तथा अपनी युद्ध से बचाव की नीति पर चलता रहा, तथा जर्मनी के खिलाफ आक्रामक गतिविधियों पर आक्रामक रुख अख्तियार नहीं किया। यदि ब्रिटेन सीधे तौर पर धमकी देता, जैसा कि फ्रांस चाहता भी था
कि फ्रांस और इंग्लैंड मिलकर भी जर्मनी को आसानी से प्रतिबंधित कर सकते थे। उसकी अपेक्षा थी कि इस तरह के क्षेत्रों की प्राप्ति यदि इन धुरी राष्ट्रों को या जर्मनी को प्राप्त होता रहेगा तो वह संतुष्ट हो जाएगा, शांत हो जाएगा, किंतु यह गलत प्रमाणित हुआ। उसकी इसी नीति के कारण, ब्रिटेन की इसी नीति के कारण अंततः उसे महायुद्ध में उतरना पड़ा। और इसी नीति के कारण इंग्लैंड ने अपनी सैन्य शक्ति में भी कमी की थी, जबकि जर्मनी, जापान और इटली अपनी सैन्य शक्ति में लगातार वृद्धि कर रहे थे। एक अवसर पर तो इंग्लैंड की राष्ट्रीय सुरक्षा भी खतरे में आ गई थी। सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था का पतन, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था का आश्वासन दिया गया था तथा इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए राष्ट्रसंघ की स्थापना भी की गई थी। किंतु मंचूरिया पर जापान ने जब आक्रमण किया, यह गलत था। इटली ने इसी प्रकार से अबिसिनिया, अल्बानिया पर आक्रमण कर दिया, जीत लिया उन क्षेत्रों को। इसके पश्चात जर्मनी के द्वारा ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया, मेमल, इन पर अधिकार किया गया। पूरी व्यवस्था जो सामूहिक सुरक्षा की थी इन आक्रमणों से ध्वस्त हो गई थी। छोटे राष्ट्र थे, उनको बड़े राष्ट्रों पर से विश्वास उठ गया था। उनको बड़ा भरोसा था कि आश्वासन दिया गया था उसका पालन किया जाएगा। किंतु ब्रिटेन ने तो युद्ध न करने की जैसे शपथ उठा ली थी। फ्रांस अकेले सक्षम था नहीं, रूस साम्यवादी देश होने के कारण किनारे रह गया था और अमेरिका सीधा हस्तक्षेप कर नहीं रहा था। इस तरह से सामूहिक सुरक्षा की जो व्यवस्था थी वह ध्वस्त हो गई और उसके ध्वस्त हो जाने के कारण युद्ध अवश्यंभावी हो गया। इस व्यवस्था की स्थापना हेतु मित्र राष्ट्रों के द्वारा, विशेषकर इंग्लैंड और फ्रांस के द्वारा बहुत प्रयास किए गए, किंतु सामूहिक सुरक्षा की स्थापना में वे असफल रहे, क्योंकि वो बिना युद्ध किए यह व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे। यह केवल आदर्शवाद से नहीं हो सकता था, जिसके कारण इंग्लैंड को पोलैंड पर आक्रमण हो जाने पर अंत में युद्ध में सम्मिलित होना पड़ा। अगला कारण था विचारधाराओं का संघर्ष। स्पष्टतः दो विचारधाराएं थीं। एक लोकतंत्रात्मक देशों या लोकतंत्र की विचारधारा थी और एक अधिनायकवादी ताकतों की विचारधारा थी, तानाशाही परंपरा थी। जर्मनी में हिटलर स्थापित हुआ, उसने नाजी शासन स्थापित किया। इटली में मुसोलिनी स्थापित हुआ, उसने भी फांसीवादी ताकतों को प्रोत्साहित किया और स्वयं फांसीवाद की स्थापना की। जापान में सैन्यवाद जापान संबंधित था और इन तीनों ने मिलकर एक गुट बना लिया था। तो इनकी एक विचारधारा थी। लोकतांत्रिक विचारधारा के समर्थकों में ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका इस विचारधारा के मूल में थे। इस गुट के विरोधी थे धुरी राष्ट्रों में लोकतंत्र न होने के कारण तानाशाही और आक्रामक प्रवृत्ति ने जन्म लिया था। उग्र राष्ट्रीयता के ये समर्थक हो गए तथा इन देशों के द्वारा अन्य राष्ट्रों की स्वाधीनता का अपहरण किया गया, जिसके कारण अंततः ब्रिटेन को द्वितीय महायुद्ध में सम्मिलित होना पड़ा। तो यह दो विचारधाराओं का युद्ध था। एक लोकतंत्रात्मक विचारधारा के समर्थक थे और एक अधिनायकवादी शक्तियाँ थीं। और आप देखेंगे कि जब निर्णय लेने की बारी आती है तो उसमें अधिनायकवादी ताकतें ज़्यादा सफल हो जाती हैं। उसका कारण ये होता है कि वहाँ कोई बहस नहीं होती, सीधे एक व्यक्ति पर पूरा शासन निर्भर करता है। जैसे जर्मनी में हिटलर, इटली में मुसोलिनी, जो भी निर्णय ले वो त्वरित निर्णय लेते थे, जबकि लोकतंत्र में इस तरह के निर्णय लेने में देरी होती है। और इस तरह से दो अलग अलग विचारधाराएं थी। यद्यपि ये सभी सर्वमान्य रूप से मानते हैं कि लोकतंत्र की व्यवस्था ज़्यादा उचित होती है। तो दो विचारधाराओं का संघर्ष था और इनके बीच संघर्ष होना अवश्यंभावी था। अगला कारण था साम्यवाद, सैन्यवाद। जर्मनी, इटली और जापान के द्वारा सीधे तौर पर सैन्यवाद का विकास किया गया। सैन्यवाद से अर्थ होता है सेना की संख्या में तीव्रता से वृद्धि करना, हथियारों के कारखाने स्थापित करना, जल, थल और वायु सेना के क्षेत्र में अस्त्र शस्त्रों में तीव्रता के साथ निर्माण किया जाना। ये सब इन देशों में किए गए। इनकी तैयारियों को देखकर निशस्त्रीकरण की राह पर चल रहे ब्रिटेन तथा अन्य राष्ट्रों ने भी सैन्यवाद का आश्रय लिया। इस तरह सैन्यवाद के कारण युद्ध अवश्यंभावी हो गया। स्वाभाविक है, जब सेना का विकास किया जाएगा, हथियार बड़े पैमाने पर निर्मित किए जाएंगे, बड़ी सेना तैयार की जाएगी, युद्ध अस्त्र शस्त्र तैयार किए जाएंगे, तो स्वाभाविक है उनका उपयोग भी किया जाना होगा। तो इस तरह से सैन्यवाद है वो स्पष्ट रूप से युद्ध को प्रोत्साहित करता है और यही हुआ, जिसके कारण ब्रिटेन को युद्ध में भाग लेना पड़ा। साम्राज्यवाद यूरोप में पूर्व में इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, पुर्तगाल, स्पेन,
हॉलैंड साम्राज्यवादी देशों में गिने जाते थे। इस काल में साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा में जर्मनी, इटली और जापान भी सम्मिलित हो गए। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप इन देशों में कच्चे माल की प्राप्ति की आवश्यकता थी और तैयार माल हेतु, निर्मित माल हेतु बाजार की भी आवश्यकता थी, जो उपनिवेशों के साथ पूरी हो जाती थी। इसलिए इन्होंने अधिक से अधिक उपनिवेश प्राप्त करने के प्रयास किए और दुर्भाग्य यह था कि अधिकांश क्षेत्रों में, एशिया और अफ्रीका के क्षेत्रों में पूर्व में ही जिन देशों का हमने नाम लिया, जिसमें इंग्लैंड था, फ्रांस था, हॉलैंड, पुर्तगाल, स्पेन, इन सब देशों ने अधिकार कर लिया था। नए क्षेत्र थे नहीं। इस कारण यूरोप के ही क्षेत्र और बचे खुचे जो क्षेत्र थे उन पर जबरदस्त संघर्ष प्रारंभ हो गया। अब इस कारण प्रतिस्पर्धा के कारण विश्व युद्ध की परिस्थितियां उत्पन्न हुई, क्योंकि ब्रिटेन स्वयं घोर साम्राज्यवादी देश था और सबसे बड़ा साम्राज्य विश्व में उसी का था। इस कारण स्थान स्थान पर ब्रिटेन के साथ टकराव की स्थितियां उत्पन्न हुई और एक ही मंतव्य होने के कारण जर्मनी, जापान और इटली के साथ ब्रिटेन के हित टकराने लगे, जिसके कारण अंततः उसे युद्ध में इनके खिलाफ भाग लेना पड़ा। लोकतंत्रात्मक राष्ट्रों की कमजोरी। लोकतंत्र के समर्थक देशों में ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका थे। इनमें आपस में एकता एवं तालमेल की कमी थी। फ्रांस एवं ब्रिटेन के दृष्टिकोण में अंतर था। ब्रिटेन जर्मनी का विकास चाहता था, जबकि फ्रांस उसे प्रतिबंधित करना चाहता था। रूस में साम्यवाद के कारण यूरोपीय देशों का उस पर विश्वास नहीं था, ब्रिटेन का भी विश्वास नहीं था। ब्रिटेन को जर्मनी और नाजीवादी ताकतों से अधिक भय साम्यवाद का था। न केवल ब्रिटेन के राजनीतिज्ञों को, बल्कि वहाँ की जनता को भी साम्यवाद से बड़ा भय लगता था, विशेषकर जो अमीर वर्ग के लोग थे। संयुक्त राज्य अमेरिका का यूरोपीय मामलों में सीधा हस्तक्षेप ही नहीं था। इस तरह लोकतंत्रात्मक देश आपस में किसी एक निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे थे। फ्रांस की चिंता जायज थी, उसे अपनी सुरक्षा की चिंता थी। वह आश्वासन ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका से चाहता था कि उस पर कोई संकट आए तो दोनों साथ देंगे, लेकिन स्पष्ट आश्वासन न मिलने के कारण उसने छोटे छोटे देशों के साथ संधियां की, जैसे पोलैंड, बेल्जियम, चेकोस्लोवाकिया जैसे छोटे देश थे, उनसे संधि की। उनसे कोई सहयोग नहीं मिला, बल्कि वो सिरदर्द साबित हुए फ्रांस के लिए। उनकी रक्षा के लिए उसको व्यवस्था करनी पड़ी, जबकि इसमें वह सक्षम था नहीं। 1935 में उसने रूस और इटली से भी संधि की। अंततः फ्रांस ने अपने को ब्रिटेन के भरोसे छोड़ दिया, जबकि ब्रिटेन तुष्टीकरण की नीति अपना रहा था। वह जर्मनी का विकास चाहता था। जापान और इटली को भी उसने संतुष्ट करने का प्रयास किया था। अमेरिका ने यूरोपीय राजनीति में कोई सीधे रुचि प्रदर्शित नहीं की थी। इस तरह लोकतंत्रात्मक देशों की कमजोरी थी कि उन्होंने कोई एक निर्णय लेकर उस पर कार्य नहीं किया। इसके विपरीत इटली, जर्मनी और जापान जो तानाशाही देश थे, उनमें आपस में बेहतर तालमेल था और सब ने एक दूसरे का साथ दिया। जनतंत्रात्मक देशों की इसी कमजोरी के कारण अंततः ब्रिटेन को द्वितीय महायुद्ध में युद्ध करना पड़ा। 21वां कारण था ब्रिटेन की निशस्त्रीकरण की नीति। ब्रिटेन प्रथम महायुद्ध के पश्चात निशस्त्रीकरण के आदर्श पर चलने लगा। उसने अपने देश में सैनिकों की संख्या सीमित कर दी थी। जल, थल और वायु के क्षेत्र में हथियार सीमित किए गए। इस तरह ब्रिटेन ने निशस्त्रीकरण की नीति अपनाई। उसके द्वारा फ्रांस से भी यही अपेक्षा की गई, किंतु फ्रांस इसके लिए तैयार नहीं हुआ, तत्पर नहीं हुआ। ब्रिटेन के द्वारा जर्मनी सहित अन्य राष्ट्रों को भी इसी नीति पर चलने हेतु प्रेरित किया गया, किंतु इन राष्ट्रों के द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया गया। इसका यह दुष्परिणाम हुआ कि स्वयं ब्रिटेन की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया, क्योंकि उसने सैनिकों की संख्या में कमी कर दी थी, हथियार भी कम बनाने शुरू किए थे। इस तरह उसकी स्थिति कमज़ोर होने लगी थी और उसकी इसी नीति का दुष्परिणाम यह हुआ कि यूरोप के छोटे राष्ट्रों के विरुद्ध हो रही आक्रामक कार्यवाहियों को रोकने में ब्रिटेन सक्षम नहीं रहा या वह तैयार नहीं था। इसका लाभ धुरी राष्ट्रों को प्राप्त हुआ तथा उन्होंने अपनी आक्रामक कार्यवाहियों में सफलता प्राप्त करनी शुरू कर दी। ब्रिटेन की इसी नीति के कारण उसे अंततः महायुद्ध में सम्मिलित होना पड़ा। वह छोटे युद्धों से बच गया, किंतु महायुद्ध में उसको सम्मिलित होना पड़ा। यदि वह छोटे युद्धों पर ध्यान देता या कम से कम धमकी देकर सामने खड़ा हो जाता, तो जर्मनी दुस्साहस नहीं कर पाता या इटली या जापान यह साहस नहीं कर पाते। तो ये कारण थे। अब हम देख लेंगे तात्कालिक कारण क्या था, कौन सा ऐसा कारण था जिसके कारण अंततः युद्ध प्रारंभ करना पड़ा था। पोलैंड पर आक्रमण। वारसाई की संधि के द्वारा पोलैंड को समुद्र तक जाने के लिए
पूर्वी प्रसा में, जो कि जर्मनी का हिस्सा था, मार्ग दिया गया था। पूर्वी प्रसा के क्षेत्र से, या कह सकते हैं कि जर्मनी के बीच से उसको एक गलियारा दे दिया गया था। तथा डैंजिंग बंदरगाह पोलैंड को दिया गया था। राष्ट्रसंघ के संरक्षण में ये उसको दिया गया था ताकि पोलैंड है वो समुद्र तक जा सके। हिटलर के द्वारा पोलैंड से डैंजिंग बंदरगाह मांगा गया तथा पोलिस या जो गलियारा उसको दिया गया था, क्योंकि उसके कारण पूर्वी प्रसा के साथ जर्मनी का पूरा संपर्क नहीं हो पाता था, इसलिए रेलवे और सड़क मार्ग के लिए जगह उससे मांगी। यद्यपि उसकी मांग नाजायज नहीं थी, क्योंकि उसके साथ पहले अन्याय हुआ था, उसके दृष्टिकोण से ये जायज़ मांग थी, किंतु फिर भी जो निर्णय हो चुका था उसके विरोध में वारसाय संधि के खिलाफ ये मांग उसने की। पूर्वी प्रसा तक सड़क और रेलवे मार्ग बिछाने के लिए जगह की मांग की गई। पोलैंड के द्वारा जब आनाकानी की गई या स्वीकार किया गया, तब हिटलर ने 1 सितंबर 1939 को सीधे, पहले तो उसने जर्मन रेडियो में घोषणा कर दी थी। वहाँ के दूत ने, पोलैंड के दूत ने समाचार पहुँचाने का प्रयास किया, किंतु यह पता नहीं चल पाया उस देश को और सीधा उस पर सेना उतार दी गई। ब्रिटेन ने जर्मनी को सेना हटाने की चेतावनी दी, किंतु जर्मनी के द्वारा इस पर कोई सकारात्मक कार्यवाही न करने पर 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। उसका अनुसरण फ्रांस ने किया, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ने ही पोलैंड की सुरक्षा का आश्वासन या गारंटी दी थी। इस बार वे मजबूर हुए और उन्होंने युद्ध की घोषणा जर्मनी के खिलाफ कर दी और इस प्रकार विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। फिर क्रमशः अन्य देश और उनके खिलाफ भी जर्मनी ने युद्ध की घोषणा की और उनके खिलाफ फिर इंग्लैंड और मित्र राष्ट्रों ने युद्ध की घोषणाएं की। तो इस तरह से इन परिस्थितियों में ब्रिटेन को युद्ध में, महायुद्ध में, द्वितीय महायुद्ध में भाग लेना पड़ा था। अब इसका मूल्यांकन देख लेते हैं। उपरोक्तानुसार विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि किन कारणों के वशीभूत होकर ब्रिटेन के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी की गई थी। पेरिस शांति सम्मेलन तथा उसके पश्चात हुई संधियों में जिस प्रकार का व्यवहार पराजित राष्ट्रों के साथ किया गया था, विशेषकर जर्मनी के साथ अपार क्षतिपूर्ति की राशि उस पर लाद दी गई थी, उसके उपनिवेश एवं क्षेत्र छीन लिए गए थे, उसके देश के भीतर मित्र राष्ट्रों की सेना मौजूद थी, जर्मनी की जल, थल और वायु सेना को अत्यंत सीमित कर दिया गया था, हथियार पर भी उसके प्रतिबंध लगा दिए गए थे। इस तरह स्पष्ट हो गया था कि उसको प्रत्येक दृष्टिकोण से अपंग कर दिया गया था। यह व्यवस्था जर्मन देशभक्तों को कतई स्वीकार्य नहीं था। अवसर मिलने पर वारसाई की संधि को हिटलर ने अस्वीकृत कर दिया, निशस्त्रीकरण की नीति का त्याग कर दिया, राष्ट्रसंघ को छोड़ दिया तथा सैन्यवाद की नीति उसने अपनाई। अपने राष्ट्रीय गौरव की स्थापना के प्रयास किए। धुरी राष्ट्रों, जिनमें जर्मनी, जापान और इटली को अनुकूल वातावरण प्रदान करने में ब्रिटेन की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रही। ब्रिटेन के द्वारा तुष्टीकरण की नीति इन तीनों देशों के लिए अपनाई गई, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं, जिसका भरपूर लाभ इन तीनों देशों ने उठाया तथा विश्व युद्ध की परिस्थितियां उत्पन्न की। ब्रिटेन की नीतियां द्वितीय युद्ध के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार थीं। उसके द्वारा निशस्त्रीकरण की नीति जो अपनाई गई वो जिम्मेदार थी। युद्ध से बचने का प्रयास इंग्लैंड लगातार करता रहा तथा तुष्टीकरण की नीति उसके द्वारा अपनाई गई, जिसके कारण धुरी राष्ट्रों को अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने हेतु अनुकूल वातावरण प्राप्त हो गया। एक तरह से फ्री हैंड उनको मिला। फ्रांस के द्वारा जर्मनी को प्रतिबंधित करने का प्रयास लगातार किया गया, किंतु इंग्लैंड ने उसका साथ नहीं दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका का यूरोपीय परिस्थितियों के नियंत्रण में सहयोग नहीं लिया गया, जबकि ब्रिटेन चाहता तो वह उसका मित्र राष्ट्र था, सहयोग प्राप्त कर सकता था। ब्रिटेन के द्वारा रूस और रूस के साम्यवाद को खतरनाक माना गया और फांसीवादी शक्तियों के माध्यम से रूस को नियंत्रित करने का सपना इन्होंने देखा। ये चाहते थे कि जर्मनी शक्तिशाली हो ताकि वह फ्रांस को भी नियंत्रित कर सके और फ्रांस के साथ वह रूस को भी नियंत्रित कर सके या साम्यवाद का विरोध कर सके। इस प्रकार उसकी नीति त्रुटिपूर्ण थी, गलत थी। रूस का सहयोग भी ब्रिटेन के द्वारा प्राप्त नहीं किया गया। इस तरह ब्रिटेन की भूमिका इस काल में केंद्रीय रूप में थी। उसके द्वारा ही गलत नीतियों का अनुसरण किया गया, जिसके कारण युद्ध की परिस्थितियां उत्पन्न हुई। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और फ्रांस के साथ मिलकर धुरी राष्ट्रों को नियंत्रित किया जा सकता था। यह कार्य ब्रिटेन
संपन्न कर सकता था, किंतु ऐसा प्रयास ब्रिटेन के द्वारा नहीं हुआ। राष्ट्रसंघ और निशस्त्रीकरण मात्र आदर्शवादी व्यवस्था के रूप में रह गए तथा विश्व युद्ध की परिस्थितियां उत्पन्न हुईं। इस हेतु धुरी राष्ट्र जितने जिम्मेदार थे, उतना ही जिम्मेदार ब्रिटेन भी था। उन्हें प्रतिबंधित करने के सारे अवसर उसने खो दिए, जिसके कारण अंततः उसे द्वितीय महायुद्ध में सम्मिलित होना पड़ा था। ब्रिटेन यदि संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और फ्रांस का सहयोग प्राप्त करता समुचित रूप से, तो निश्चित रूप से जर्मनी, जापान और इटली को रोका जा सकता था। किंतु उसने तुष्टीकरण की नीति अपनाई और इसी तुष्टीकरण की नीति के कारण अंततः उसे युद्ध में, महायुद्ध में हिस्सेदारी करनी पड़ी।